वैसे तो आपको पता ही होगा कि हम इंडियंस के पास किसी भी इंसान की आदत या पसंद देखकर उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताने के साथ साथ ये भी बताने की सुपर पावर है वो किस जाति या किस राज्य से बिलोंग करता है, जो शायद ही कहीं देखने को मिले। जैसे कि अगर किसी को हिसाब किताब रखने की आदत हो तो सब लोगों का कंट्रीब्यूशन आता है कुछ 836 रुपए 40 पैसे पर पर्सन, लेकिन सब लोग राउंड फिगर मिला के ना 836 रुपए दे दे। वाह क्या कैलकुलेशन है, तू बनिया है क्या? गलती से अगर संस्कार टीवी या आस्था चैनल देख लिया तो अबे संस्कार टीवी, तू क्या संन्यास ले रहा है क्या? नेटफ्लिक्स में सीरीज देख लिया तो क्या देख रहा है? मनी हाइस्ट, वो भी सीधा नेटफ्लिक्स पे। अबे तेरे पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं यार। सविता भाभी की कॉमिक्स पढ़ ली तो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी देख लिया तो और ऐसा ही कुछ होता है इंडियन कॉमिक्स लवर्स के साथ। क्या पढ़ रहा है पता? कॉमिक बुक्स। ग्रो अप मैन। तो क्या वाकई में कॉमिक्स केवल बच्चों के पढ़ने की चीज है? आइए जानते हैं। तो इस मुद्दे को समझने के लिए हम चलते हैं साल 1734 में, जब विलियम होगार्थ ने पहली बार स्टोरी टेलिंग वाली पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था अ रेक्स प्रोग्रेस, जिसके बारे में कहा जाता है कि कॉमिक्स का कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होना शुरू हुआ था। अ रेक्स प्रोग्रेस आर्ट पेंटिंग की एक सीरीज थी। आप आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि ये 8 पैनल का एक कॉमिक्स था जो कि 8 अलग अलग कैनवास में छपा हुआ था, जिसमें कहानी बताई गई थी टॉम ब्रैकवेल की, जो कि एक बहुत ही अमीर व्यापारी का बेटा था। उसके पिता की मृत्यु के बाद वो लंदन आ जाता है और अपनी सारी धन दौलत अय्यासी, शराब, जुएबाजी और वेश्यावृत्ति में ही लुटा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो गलत काम में लिप्त हो जाता है और फिर उसे जेल हो जाती है और आखिर में उसकी कहानी पागल खाने में जाकर खत्म होती है। तो इस पेंटिंग सीक्वेंस का मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था दोस्तों, उस दौर में इंग्लैंड के युवाओं को पेंटिंग के माध्यम से सही राह दिखाना, क्योंकि उस वक्त टॉम ब्रैकवेल की तरह और भी बहुत से युवाओं का यही हाल था। अब थोड़ा आगे और चलते हैं, यानी 1826 में जब पहली बार द ग्लास्को लुकिंग ग्लास कॉमिक्स मैगजीन छपी थी। इसका भी मकसद उस वक्त की समस्या जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, करप्शन, पॉल्यूशन जैसे मुद्दे को चुटीले अंदाज में पेश करना था। फिर रुडोल्फ टफेन ने एक पॉलिटिकल कॉमिक्स लेकर आए जिसका मकसद था उस वक्त के नेताओं की बातों को बहुत ही छोटे और क्रिएटिव ढंग से लोगों तक पहुंचाना, और ये एक आर्ट सीक्वेंस की तरह होता था। उस वक्त कॉपीराइट एक्ट की कमी होने के कारण इस कॉन्सेप्ट को बहुत से पब्लिशिंग हाउस और न्यूज़पेपर वालों ने जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर लिया और उस दौर में ये एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट बन गया था। पंच मैगजीन, जज, द येलो किड उनमें से कुछ एक हैं जो 1920 के आते तक फैंटेसी का रूप ले लिया, जिसके फलस्वरूप 1938 से 1940 तक सुपरमैन जैसे सुपर हीरोज ने जन्म लिया। खास बात ये थी दोस्तों कि उस वक्त तक कॉमिक्स बुक या कॉमिक स्ट्रिप ज्यादातर युवाओं को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता था। फिर जब कंपनीज के बीच में कंपटीशन बढ़ी तब पब्लिशिंग हाउस लगभग सारे उम्र के लोगों को टारगेट करना शुरू किया और उनके हिसाब से कॉमिक्स बनाने लगे। तो आप इस घटनाक्रम से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कॉमिक बुक या स्ट्रिप की शुरुआत ही बड़े लोगों के लिए हुई थी और काफी समय तक उनके लिए ही बनाया गया था। इंडिया में भी जब कॉमिक्स की शुरुआत हुई थी तब यहाँ भी कॉमिक्स बड़े लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता था। यहाँ तक कि उस वक्त तो कॉमिक्स बच्चों के बिगड़ने की चीज मानी जाती थी। जिसने कॉमिक्स के सुनहरे दौर को जिया है उसे पता होगा कि कॉमिक्स पढ़ने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते थे। कभी कॉमिक्स को स्कूल के किताबों के बीच छुपाकर पढ़ना पड़ता था, तो कभी कभी इंतजार करना पड़ता था कि घर के बड़े सो जाएं तो टॉर्च की रोशनी से कॉमिक्स पढ़ें। तो उस वक्त कॉमिक्स को क्यों बुरा माना जाता था बच्चों के लिए? इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों कि काल्पनिक चीजें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और फिर वो उस जैसे बनने की कोशिश करते हैं। शक्तिमान के दौरान हुई घटना इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो उसके हिसाब से फिर चाहे कॉमिक्स हो या पबजी जैसे गेम्स या फिर मूवीज, जब तक हम काल्पनिक चीजों को केवल मनोरंजन की चीज नहीं मानते तब तक असल में ये हानिकारक ही होता है। इसलिए कॉमिक्स पब्लिशर इस इशू को ध्यान में रखते हुए जब बच्चों के लिए अलग से कॉमिक्स जैसे चाचा चौधरी, टिंकल, मोटू पतलू जैसे कॉमिक्स बनाना शुरू किए तब कहीं ना कहीं धीरे से ये मिसकॉन्सेप्शन आ गया कि कॉमिक्स केवल बच्चों या टीनेज के लोगों के लिए ही होता है, खास तौर से इंडिया में।
पर ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि वही फैंटेसी वाली डीसी मार्वल की मूवी आती है तो हर वर्ग और हर उम्र के लोग देखते हैं, पर बात जब कॉमिक्स की आती है तो कॉमिक बुक्स ग्रो अप मैन। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कॉमिक्स पढ़ने और पसंद करने वालों की पर्टिकुलर कोई एज होती है। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। फिर आप 55 साल के होके बिल्लू के कारनामे पढ़ो या फिर 16 साल के होके नागराज या डोगा के कॉमिक्स, 25 साल के होके ज्ञान भरी अमर चित्र कथा पढ़ो या फिर 30 साल के होके इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो अगली बार आपको कोई बोले कि ग्रो अप मैन तो उसे ये वीडियो का लिंक दे देना और ये भी बोल देना वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो हम एक बार फिर से भेड़िया के ऊपर ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि धीरज सर के पिछले वीडियो में काफी लोगों ने ये शिकायत किया था कि उसमें भेड़िया के बारे में थोड़ा कम बोला गया था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अगला वीडियो पूरी तरह भेड़िया पे ही केंद्रित रहेगा, जिसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आपको जानने मिलेगा जो आपने ना कहीं पढ़ा होगा ना कहीं सुना। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।